स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। बात हो रही है नीति और राजनीति की, बात हो रही है नीति वाली राजनीति की। नीति और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नीति और राजनीति की, और हमसे बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। और जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि नेताओं को संविधान ने कुछ विशेषाधिकार दिए हैं और इन अधिकारों के बारे में नेता खासे जागरूक भी हैं और इन अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं। सबसे अच्छी बात नेताओं के लिए ये है कि उनके लिए किसी विशेष आचरण का निर्धारण नहीं किया गया। तो क्या नेताओं को विशेष आचरण की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। और नैतिक पार्टी का दायित्व और भूमिका यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नैतिक पार्टी नेताओं के लिए विशेष आचरण की बात करेगी। क्या है ये विशेष आचरण, इसी बारे में और क्या है ये विशेष आचरण, इसी बारे में हमसे बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हम बातचीत कर रहे थे विशेषाधिकारों की और विशेष आचरण की। तो सर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। नेताओं जो हम बातचीत कर रहे थे नेताओं के विशेषाधिकारों की और उनके विशेष आचरण की। तो सर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि नेताओं का विशेष आचरण ये क्या है, क्या होने चाहिए? नेताओं का जो सबसे पहला आचरण होना चाहिए, जिसको कि हम विशेष आचरण कहते हैं, नेताओं का पहला विशेष आचरण पहला नेताओं का पहला विशेष आचरण जो होना चाहिए वो ये कि वो जो शपथ लेते हैं उस शपथ का पालन करें। सभी नेता, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो या किसी भी संवैधानिक पद पर जो लोग नेता लोग बैठते हैं, तो उनको कोई न कोई दायित्व मिलता है और उस दायित्व के लिए सबको शपथ दिलाते हैं। उस दायित्व के निर्वहन के लिए या पद प्राप्त करने के पहले या पद जैसे वो पद पर बैठाए जाते हैं उसके पहले उनको एक शपथ लेनी पड़ती है, और वो शपथ इसलिए लिया जाता है कि ताकि वो अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सके। और इसलिए नेताओं के लिए ये विशेष आचरण में मैं कर दीजिएगा नहीं, और इसलिए विशेष आचरण नेताओं के लिए होना चाहिए कि जो शपथ लेते हैं उसका पालन क्यों नहीं करते। शपथ हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है और सभी जानते थे कि हमारे देश की एक परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और यही नहीं, शपथ की तो यह है कि हम लोगों ने हमेशा शपथ लेने के सदाकाल भारत की जो परंपरा है उसमें हमेशा किसी न किसी शपथ के साथ ही शुरुआत होती है। नेताओं ने क्या किया कि शपथ लिया और शपथ का कोई उसको ऐसा लगता है कि उसके शपथ लेते हैं, एक औपचारिकता पूरी करते हैं, उसको पालन करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अभी जो नेता शपथ लेके आते हैं उनसे कुछ घंटों के बाद ही पूछिए कि उन्होंने क्या शपथ लिया है, तो शायद उन्हें याद नहीं रहेगा। तो जब शपथ दायित्व निर्वहन करने के लिए शपथ लेने पर अगर उन्हें इतनी उपेक्षा नेता करते हैं तो पहले तो यही आना चाहिए उनके आचरण में कि शपथ अगर आपने लिया है तो उसका निर्वहन करिए। अगर शपथ का निर्वहन नहीं करते हैं तो उसके लिए दोषी पाए जाएंगे और दोषी पाने के उपरांत आपके विरुद्ध कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। अब ये शपथ नेक्स्ट ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि नेता शपथ लेते हैं तो उसका पालन क्यों नहीं करते। लेकिन अक्सर जनता का जो स्थिति होती है जनता की वो ये कि उनको ये पता नहीं होता कि नेता क्या शपथ ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को शपथ के बारे में बताएं। देखिए, जितने भी नेता हैं और जो भी संवैधानिक दायित्व निर्वाह करते हैं वो पहला तो ये शपथ लेते हैं कि हमारी निष्ठा संविधान के प्रति है। पहला तो ये शपथ हो गया। उसके बाद वो ये शपथ लेते हैं कि जो भी दायित्व उनको सौंपा जाएगा उस दायित्व का वो एक तरह से फेथफुली, मतलब पूरी आस्था के साथ उस दायित्व का निर्वहन करेंगे।
तो ये दोनों चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि न तो वो संविधान के प्रति कोई उनका आचरण रहता है और न ही अपने दायित्वों के प्रति वो ठीक से निर्वहन करते हैं। अब मैं संविधान के प्रति बताना चाहूंगा कि संविधान में का एक बड़ा ऊंचा आदर्श है। संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। संविधान का आदर्श है कि हमें भाईचारा, सद्भावना और न्याय, ये संविधान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आदर्श है। संविधान का ये भी आदर्श है कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम धर्म निरपेक्षता का पर विश्वास रखेंगे। तो ये जो संविधान के सारे आदर्श हैं, तो इन आदर्शों को भी मानना, अगर आप कहते हैं कि हम संविधान के प्रति पूरी आस्था रखते हैं तो संविधान के उन आदर्शों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे नेता न तो धर्म निरपेक्षता को मानते हैं और जातिवाद फैलाने में तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था आप देख रहे हैं कि जातिवाद से किस तरह से ग्रसित हो चुका है। उसी तरह से धार्मिक भावनाओं को उभार कर वो वोट बैंक बनाते रहते हैं और अपना फायदा उठाते रहते हैं। तो न न्याय के प्रति उनकी कोई निष्ठा रहती है, न समानता के प्रति कोई निष्ठा रहती है, न आपस में भाईचारा की प्रति रहती है, बल्कि भाइयों में आपस में समाज को लड़ाते हैं, मिलाते हैं। आपस में जिन लोगों को के साथ उनको न्याय दिलाना चाहिए उन्हीं का वो शोषण करते हैं। तो ये नेताओं को जो संविधान के प्रति जो आस्था के बगल पर जो के बदले जो नहीं आस्था के जो नेताओं की आस्था के बदले जो संविधान में अनास्था रहती है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और अगर नेताओं में अनास्था रहेगी संविधान के प्रति तो वो शपथ का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह संविधान में जो अलावा भी हमें नेताओं का दायित्व है कि वो समाज में सच्चाई से रहे। ये भी संविधान का ही आदर्श है। हम भले हम सत्य को कहते हैं कि संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन वो संविधान का आदर्श है कि जो भी, क्योंकि बिना न्याय का आधार ही सत्य है। लेकिन नेता रोज झूठ बोलते हैं। जनता जिनके जो उनके प्रति आस्था व्यक्त करती है, उसी जनता के सामने झूठे झूठे वादे करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं। उनको नेता अगर अपने ही जनता से झूठ बोले तो ये मैं नहीं समझता कि ये किसी तरह से नेता वह दायित्व अपना ठीक ढंग से निभा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो कि नेताओं को समझना के प्रति जनता को उनको नेताओं काटिए, ये जो सारी बातें हैं यही नेताओं को तो यही सारी बातें हैं जो कि नेताओं के लिए जनता को समझना चाहिए। जनता का उत्तरदायित्व है कि ये समझे कि नेता अपने शपथ का पालन नहीं कर रहे। जनता ये इसका उत्तरदायित्व है कि वो समझे कि नेता झूठ बोल रहे हैं। और इसी जनता के उत्तरदायित्व को हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि जनता भी अपने उत्तरदायित्व को समझे। और वो जनता का उत्तरदायित्व नेताओं के आचरण के समझने के बाद ही जनता समझ पाएगी। और इसीलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि विशेषाधिकार के साथ जनता नेताओं का विशेष आचरण भी होना चाहिए। तो सर, क्या आपको ये लगता है कि आज का नेता वो इन आचरणों का पालन करके, इन सिद्धांतों का पालन करके जनता को कहीं ना कहीं अपने ही खिलाफ जागरूक बनाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि नेता लोग जनता को जागरूक नहीं बनाएंगे इस बात को लेके। न वो बताएंगे कि उनका नेताओं ने क्या शपथ लिया है। नेता कभी नहीं बताएंगे कि वो सत्य नहीं बोल रहे हैं, वो तो हमेशा बताएंगे कि सत्य बोल रहे हैं। नेता ये कभी नहीं बताएंगे कि उनका क्या दायित्व है, उनके कार्य का क्या दायित्व है। तो यही तो 60 साल में हुआ कि देश में 60 साल में नेताओं ने हमेशा जनता को गुमराह किया। जनता को गुमराह करने का ये जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपने बारे में, अपने दायित्वों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, जनता के बारे में मत बताइए, बल्कि जनता के सामने इस तरह का भाव रखिए कि मेरा तो कोई दायित्व नहीं है, सब दायित्व जो है अफसरों का है, हर दायित्व सरकारी कर्मचारियों का है, नेताओं को कोई दायित्व नहीं। तो ये बात बदलनी होगी और यही नैतिक पार्टी करेगी। नैतिक पार्टी जनता को बताएगी कि यह है नेताओं का दायित्व, यह है नेताओं को कर्तव्य। और उसको जब जनता जानेगी तो निश्चित रूप से जनता सवाल करेगी। नैतिक पार्टी अगर सत्ता में आती है तो, या नैतिक पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं तो निश्चित रूप से वो तो उनकी दायित्व ही है, उनका जिम्मेदारी है कि वो जाके जनता की बात बनाए। अगर नैतिक पार्टी के लोग नहीं भी जनता के प्रतिनिधि बनते हैं तब भी नैतिक पार्टी के लोग जनता के सामने जाएंगे, बताएंगे कि नेता क्या शपथ लेते हैं, नेता कहां कहां झूठ बोलते हैं, नेताओं ने कहां जनता के सामने धोखा दिया, नेता कहां कहां जनता को उपेक्षा करते हैं, उनके सामने झूठी बातें रखते हैं। तो ये सारी बातें ये जनता को बताना जरूरी है
क्योंकि जब तक जनता इन बात को नहीं समझेगी, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेगी, जनता ये समझती है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, हम कहीं कुछ नेता लोग गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो ऐसा वो इसलिए सोचती है कि जिन नेताओं को जो चुना है उनको बड़ा विश्वास उसका बन जाता है। लेकिन नेताओं ने ही विश्वास तोड़ा है, इसलिए वक्त आ गया है कि अब जनता को सारी बातों को से बोध कराया जाए और जनता, ताकि जनता अपने उत्तरदायित्व का ठीक से पालन करे। नेता शपथ लेंगे और उस शपथ का पालन करेंगे, इस बात के लिए बेहद जरूरी है कि जनता अपना दायित्व समझे और उससे भी पहले ये समझे कि नेता का क्या दायित्व है, उसका क्या आचरण होना चाहिए। नेताओं के आचरण पर, विशेष आचरण पर थोड़ी और बातचीत करेंगे हमारे अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। पर अब नहीं चाहिए, है ना, रावण से राम ही। नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक। थोड़ा सा जोर बोलिए। निकल लिया अभी। नहीं मत नहीं, आवाज कम आती है। नहीं, थोड़ा सा घुमा दे क्या? नहीं ठीक है, तो कहना चाहिए। नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे नेताओं के विशेष अधिकार और उनके विशेष आचरणों के विषय में। नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया नेताओं के विशेष आचरण के बारे में, और सबसे अहम बात जो हमने अपने अंक में की थी वो थी नेताओं का शपथ ग्रहण, और उस शपथ का मतलब पांडे जी ने हमें बताया। आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे नेताओं के दूसरे महत्वपूर्ण आचरणों के विषय में। इसी बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नेताओं का शपथ ग्रहण के अलावा उनके और दूसरे आचरण क्या होने चाहिए? शपथ ग्रहण नहीं, शपथ ग्रहण नहीं। सर आपने कल हमें बताया था कि नेताओं का शपथ ग्रहण जो होता है उसके अंदर नहीं, शपथ ग्रहण नहीं। सर आपने हमें बताया था कि नेता जो शपथ लेते हैं उसके अंतर्गत उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए और किस तरह से उनका आचरण होना चाहिए, आज आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ये सवाल नहीं है। नेता अपना। सर आपने हमें बताया कि नेताओं को अपने शपथ लेना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा नेताओं के अन्य क्या आचरण होने चाहिए? कानून का पालन करना नेताओं का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं। चलिए, कानून का पालन करना नेताओं का दूसरा महत्वपूर्ण आचरण होना चाहिए। और आज के देश में, हमारे देश में मैं देखता हूं कि नेता बिल्कुल कानून का पालन नहीं करते, बल्कि मैं कहूंगा कि कानून को तोड़ना अपना वो सम्मान समझते हैं। और जगह जगह देखिए, जितना कानून नेता तोड़ते हैं, शायद ही आम जनता तो कभी कानून को उतना तोड़ती नहीं। वो समझते हैं कि कानून का पालन कर लेंगे तो कहीं न कहीं मेरे रुतबे में कमी आती है। तो ये जो नेताओं के अंदर ये धारणा हो गई है कि रुतबा जनाने के लिए जरूरी है कि हम कानून को नहीं माने। ये वैसे ही है जैसे पुराने जमाने में राजा और जमींदार करते थे कि वो समझते थे कि वो सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई न कानून है, और अगर वो कानून का पालन करेंगे तो बिल्कुल आम जनता की तरह हो जाएंगे। तो नेताओं ने ये जो जनता से दूरी बनाने के लिए, अपना वाद दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए जो नेता हम हमेशा कानून का उल्लंघन करते हैं, ये इसको रोकना पड़ेगा। और आश्चर्य की ये बात है कि जो नेता खुद कानून बनाते हैं वही नेता कानून तोड़ने में सबसे आगे है। कानून बनाना इनका जिम्मेदारी है। उस कानून की जिम्मेदारी के साथ साथ इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक खुद कानून पालन करके जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें कि जो कानून हमने बनवाया उसका हम खुद ही पालन करते हैं और जनता को भी उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि नेता कानून का पालन नहीं करते हैं, इसलिए जनता भी उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे जो जनता चलती है वो भी समझते हैं कि हम भी नहीं कानून पालन करेंगे। इसलिए नेताओं के कानून न पालन करने से पूरे देश में एक कानून के
न पालन करने का एक फैशन से बन गया है। और हमारा पूरा हिंदुस्तान लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बिना कानून का राज चलता है। बिना कानून का पालन किए हुए कोई भी अच्छा सच्चा लोकतंत्र भी ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो सबसे जरूरी है कि कानून का पालन किया जाए, उसी वो नेताओं के आचरण में नहीं है। और चूंकि इसी बात को लाने के लिए कि नेताओं के आचरण में कानून पालन करना भी एक महत्वपूर्ण ढंग से उसको समाहित किया जाए, ये जरूरी है। और यहीं से जनता की दायित्व बनता है कि नेताओं को कानून पालन करने में उनका सहयोग करें। और अगर नेता कानून पालन नहीं करते हैं तो जनता का दायित्व है कि उनका सहयोग न करें, बल्कि उनकी उपेक्षा करें और उनके विरुद्ध में एक तरह से वो बात उठावें कि ये नेता जो है कानून को ही तोड़ते हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कहता कि नेता कानून पालन करें तो कोई विरोध नहीं करें, आंदोलन न करें। विरोध आंदोलन मुद्दे के लिए होता है। विरोध और आंदोलन किसी इश्यूज को लेके आप जनता अगर जो कि जनता हित में नहीं है उसको उठा सकते हैं, उसके लिए कभी कभी कानून तोड़ना पड़ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन रोज की जिंदगी में रोज जनता पर रौब दिखाने के लिए, लोगों पर रौब बांटने के लिए जो कानून नेतागण तोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसको रोकना पड़ेगा और उनके आचरण में इसको लाना पड़ेगा। में डाल लीजिए दो चार सवाल के नेता क्या कर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने पांडे जी। चाहे रास्ते पर सायरन बजाते हुए चलना हो, चाहे ट्रैफिक सिग्नल्स को अवॉइड करके गाड़ी को आगे बढ़ाना हो, या दफ्तरों में जाकर कर्मचारियों को डराना धमकाना हो, फिर चाहे बड़े बड़े घोटालों की बात हो, नेता कानून तोड़ते समय एक बार भी नहीं सोचते। तो आपसे सर यही जानना चाहेंगे कि नेताओं के इस आचरण के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है? नेताओं के लिए ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, सभी के लिए कानून है। वही नेताओं के लिए भी कानून है कि जो कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न होने का कारण ये है कि वो सत्ता से जुड़े होते हैं, वो शासन से कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, शासन में खुद होते हैं। तो इस नाते नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब मैं एक नेताओं के कानून तोड़ने के अनगिनत उदाहरण हिंदुस्तान में है, अपने देश में है, और लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आम जनता भी उसी तरह से उनसे प्रभावित होकर कानून तोड़ने में लगी रहती है। अब मैं कई बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे नेताओं ने अगर आप एक गाड़ी उनको मिला है कि उस पर लाल बत्ती लगा के चलें, तो वो पूरे परिवार में जितनी गाड़ियां हैं वो सब लाल बत्ती लगा के चलेंगे। अब उन्हें ये लाल बत्ती से मिलती है कि वो सरकारी काम में वो जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको सुविधा हो कि समय से पहुंच जाए, लोग ट्रैफिक में न फंसे, चाहिए सारी तो उनके लिए सुविधा है। लेकिन उनके यहाँ जितने गाड़ियां हैं और जितने रिश्तेदार उनके परिवार वाले हैं सब लाल बत्ती लगा के चलते हैं। तो ये एक गलत इससे संदेश जाता है। उसी तरह नेताओं का है कि दफ्तरों पहुंच जाएंगे, वहां दलाली करेंगे, वहां बैठे रहते हैं और सबको कहते हैं कि ये काम करो वो काम करो, और वहां काम हासिल कर देते हैं। थाने पहुंच जाते हैं, वहां थाने बैठ के दलाली करने लगते हैं। नेताओं को आप जहां नहीं होना चाहिए वहां भी वो ऐसे काम में जाके हस्तक्षेप करते हैं जिसका कि वहां का यह प्रभाव पड़ता है कि वहां लोग समझते हैं कि भाई कानून को मानने वाले लोग मूर्ख हैं, बल्कि नेताजी आए और देखिए सब कानून का उल्लंघन करके और उन्होंने सब काम ये करवा दिए। तो ये जो नेताओं की प्रवृत्ति आई है, ये नेताओं को कानून तोड़ने की जो प्रवृत्ति बड़ी 60 वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ी है कि उसका प्रभाव ये हुआ कि आम जनता तक ये बात धीरे धीरे पहुंचती चली गई। और आज देश में आम जनता तक इस बात को समझती है कि भाई नेता बनना अच्छा है, ताकि हम सबसे ऊपर हैं, हमको कोई हमारे खिलाफ न कोई कार्रवाई करेगी, न पुलिस कार्रवाई करेगी, हम जहां जाएंगे वहां लोग मेरी बात सुनेंगे। तो ये जो नेतागिरी की प्रवृत्ति हमारे देश में नेता जनप्रतिनिधियों ने पैदा किया है, जिनको कि हम जिम्मेदारी चुन के भेजे हैं, तो ये नेतागिरी जो उन्होंने पैदा करी, यही नेतागिरी की नेतागिरी का मतलब इस देश में यह है कि तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं, जैसा चाहे वैसा करो, उल्टे सीधे सारे काम करो। नेताजी वो काम करा सकते हैं जो कि कानून के माध्यम से बड़े लोग नहीं करा सकते। तो ये चीजों को बदलनी होगी और इसके लिए मैं समझता हूं कि नेताओं के विरुद्ध एक अलग से न्यायालयों की स्थापना करना पड़ेगा, ताकि नेताओं के जो कानून तोड़ने वाले मामले हैं उसमें अलग से कार्रवाई की जा सके, उनको जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको दंड दिया जा सके। पूरे अगर देश की कानून व्यवस्था को हमको अगर ठीक करना है तो नेताओं के लिए अलग से न्यायालय स्थापित करके, और इन सारे नेताओं को जो जहां भी छोटे कानून का उल्लंघन करें या बड़ा कानून का उल्लंघन करें या घोटाला करें या कोई अपराध करें, सारे मामले में नेताओं को उस अदालत से दंड दिलाने की जरूरत है।
और मैं समझता हूं कि अगर इसकी अगर शुरुआत हुई तो जनता में ये प्रवृत्ति आएगी कि नहीं, हमें भी अब कानून का पालन करना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए आज इसमें बहुत सारे नेता न्यायालय के आदेशों से, बड़े बड़े नेता इसमें जेल में बंद हैं, तो जनता के मन में ये दहशत आई है कि जब इतने बड़े बड़े नेता जेल में बंद हैं तो हमारे विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। तो एक बड़ा संदेश जनता न्यायालय ने दिया। तो ये जो न्यायालय ने जो संदेश दिया, हमेशा बार बार हर मामले में तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो इसलिए नेताओं का एक आचरण ये भी करना पड़ेगा कि वो कानून नहीं तोड़े, और कानून अगर तोड़ते हैं तो विशेष अदालतों स्थापित करके उनके खिलाफ दंड, कठोर से कठोर दंड उनको दिलाया जा सके। तो ये सब नैतिक पार्टी करेगी जब भी इसको मौका मिलेगा। और यही सब आचरण, ये बहुत महत्वपूर्ण आचरण है कि कानून तोड़ने वाले नेता न रहे, बल्कि नेता लोग सबसे पहले कानून का पालन करने वाले बने। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जिस दिन ऐसा होगा कि नेता केवल कानून का पालन करने के लिए जनता से नहीं कहेंगे, बल्कि अपने आचरण से जनता का नेतृत्व करेंगे, और इसके लिए कहीं न कहीं नेताओं को एक समय पर बाध्य किया। नहीं, ये लाइन है और बिल्कुल कहा कि नेता। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जैसा कि पांडे जी ने हमें जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि नेता अगर कानून का पालन नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट विशेष अदालतों की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें कानून का पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, ताकि जनता भी नेताओं के पीछे पीछे कानून का पालन करना सीखे और अपने उत्तरदायित्व को समझे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि नेता अपना उत्तरदायित्व समझे कि उन्हें भी कानून पालन करना है। वो इस देश के नागरिक हैं, इससे ऊपर नहीं है, संविधान से परे नहीं है। आज इसी संदेश के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। कल कुछ और बातों के साथ एक बार फिर हाजिर होगा आपका कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि नेता नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि मंत्रीगण जो शपथ लेते हैं उस शपथ की गरिमा क्या है, और अक्सर ये नेता उन शपथ की गरिमा को भूल जाते हैं और कानून का उल्लंघन करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे नेताओं के लिए विशेष अदालत गठित की जानी चाहिए। नेताओं के आचरण पर, उनके दूसरे आचरण पर आज बातचीत को जारी रखेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नेताओं के विशेष आचरण की, तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि नेताओं के दूसरे अन्य कौन से आचरण होने चाहिए? नेताओं का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नेताओं के लिए, उनके आचरण के लिए, वह है कि नेताओं को हमेशा नियमित रूप से, मैं कहता हूं कि उन्हें अपने हैसियत का हिसाब देना चाहिए। हो क्या रहा है कि नेता जैसे नेता बनते हैं, जैसे मंत्री या किसी भी पद पर हो जाते हैं, तो पद पर आते ही उनकी हैसियत दुगनी तिगुनी चौगुनी बढ़ती चली जाती है। उनके पास संपत्ति हो जाती है, उनके पास बहुत सारे साधन हो जाते हैं, उनके नाम से जमीनें आ जाती हैं, फ्लैट आ जाते हैं, वो बेनामी संपत्ति अर्जित करने लगते हैं। तो जिस तरह से उनकी हैसियत बढ़ती है, तो निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि कोई उनको खजाना कोई मिल गया और उस पर उनको पैसा रोज मिल रहा है, उससे उनकी कमाई इतनी तेजी से बढ़ती गई। वो अपने पद का दुरुपयोग करके ही वो पैसा कमाते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और लोगों को उनसे पैसा लेते हैं। तो इसलिए नेताओं के लिए जरूरी है कि उनके आचरण में शामिल किया जाए कि जब भी वो किसी पद पर जाएं तो पद के पहले उनकी क्या हैसियत थी और पद प्राप्त करने के बाद या पद पर रहने के समय उनकी क्या हैसियत है, उसका जनता के सामने पूरा हिसाब है।
और ये अगर जनता के सामने वो अपनी हैसियत का हिसाब देने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार से पैसा कमाया जा रहा है, लोगों को लाभ देकर पैसा कमाया जा रहा है, उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। नेताओं को अपनी हैसियत का हिसाब देना चाहिए सर, जैसा कि आपने कहा कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी चाहिए, तो इसके अंतर्गत उन्हें किन किन बातों की सूचनाएं दी जानी चाहिए? नेता जो किसी पद पर चले जाते हैं तो आज भी व्यवस्था है कि वो अपने हैसियत का हिसाब दें, लेकिन ये जो हैसियत का हिसाब देने का है मात्र औपचारिकता की तरह का है, और वो कहा गया कि आप अपनी आय का विवरण दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी के आय का विवरण दीजिए। ये और इसको इस तरह से ये हल्का फुल्का व्यवस्था है कि इसका कोई महत्व नहीं होता है, न इसका कोई प्रभाव होता है, नेता भी इसको गंभीरता से नहीं लेते। इस चीज को एक तरह से नियम या कानून से रेगुलेट करने की जरूरत है कि जैसे ही नेता आए उन्हें पद पर बैठाने के पहले ही उनसे एक पूरा एक विवरण लिया जाए। अगर ये विवरण नहीं देते हैं तो उन्हें उस पद पर नहीं बैठाना चाहिए। अब विवरण में केवल उन नेता का अपना हैसियत नहीं चाहिए, उस नेता का अपना, उसके परिवार का, उसके बच्चों का, उसके पत्नी का क्या हैसियत है, फिर उसके भाई बहन का क्या हैसियत है, या उसके रिश्तेदारों की क्या हैसियत है, या उनके ऐसे लोग जो उनके बहुत नजदीकी हैं, उनके बिजनेस में कोई पार्टनर है या बिजनेस पहले से है उनका, तो उस बिजनेस की क्या हैसियत है। तो एक बहुत विस्तृत ये जरूरत है कि उनका हिसाब पहले मांगा जाए। अब जब वो हिसाब आने के पहले जैसे नेता पद पर आ जाते हैं तो पद पर आने के बाद तो उनके जो विवरण मांगा जाए, उनके हैसियत का विवरण मांगा जाए, उसको और विस्तार से आना चाहिए। और इस समय मैं समझता हूं कि 7-8 बिंदु पर तो निश्चित रूप से उनकी हैसियत का हिसाब मांगना चाहिए। जैसे कि उनका हिसाब मांगा जाए, परिवार का मांग लिया, फिर उन्होंने पद पर आने के बाद उन्होंने कौन से ट्रस्ट बनाए, कौन से सोसाइटी बनाए, कौन से उन्होंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, कौन से स्कूल खोले, कौन से कॉलेज खोले, किन कॉलेजों को प्रबंधक बनाए हैं, उनके लड़के कहां पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, उन लड़कों पर कितना खर्च हो रहा है, कहां कहां इन्होंने लॉकर खोले हैं, कहां कहां बैंक अकाउंट कहां कहां खोला है। तो ये सारे बहुत विस्तृत अगर आ जाएगा, कहां कहां उन्होंने बेनामी जमीनें खरीदी हैं, किन किन लोगों से उन्होंने पार्टनरशिप की है, तो मैं समझता हूं पद पर आने पर जो अगर ये विस्तार आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये नेताजी पद पर आने के बाद इन्होंने अपनी भूमिका कहां बढ़ाई। देखिए बिल्कुल साफ है कि नेताओं का पद पर आने पर जो लोकतंत्र में जो पद हैं उसमें नेताओं को कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको मामूली भत्ते मिलते हैं, उतना भत्ता मिलता है जिससे कि वो जनता की सेवा कर सके, लेकिन वेतन भी नहीं है, भत्ते जो हैं वो भी उतने ही है जितना कि जनता के काम में आने जाने में खर्च कर रहे हैं। फिर भी नेताओं की अगर संपत्ति बढ़ती है तो इससे निश्चित रूप से स्पष्ट है कि नेता कहीं न कहीं लोगों को फायदा देके अपने पद का दुरुपयोग करके फायदा लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये सारे विवरण अगर नेताओं का आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब उन्हें लाभ ही नहीं मिलेगा तो पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पद का दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि उन्हें किसी न किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिलता है या दूसरी तरह से उनको, उनके रिश्तेदारों को, उनके संबंधियों को, उनके परिवार वालों को, वो भविष्य में अपने बच्चों को लाभ जो मिलने की उनको संभावना रहती है, इसीलिए वो पद का दुरुपयोग करते हैं। तो जब ये सारे विवरण जब आने लगेंगे तो बहुत सारे सवाल उठ पड़ेंगे कि आपके इनसे क्यों संबंध किया, इनके बिजनेस में तो आप थे नहीं, इनके बिजनेस में कहां से आपने पूंजी किया, क्या इनकम टैक्स दिया आपने, इनकम टैक्स दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक नेताओं पर नियंत्रण होगा और नेताओं के भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से कारगर उपाय होगा और राजनीति इसी से शुद्ध हो जाएगी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेताओं को अपनी सूचनाएं देनी चाहिए, विस्तृत तौर पर देनी चाहिए, लेकिन क्या नेता ऐसा करेंगे? जो नेता खुद को कानून से बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं वो ऐसी सारी सूचनाएं देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? यही तो नेता 60 साल से कर रहे हैं। नेताओं ने कोई व्यवस्था पहले बनती है तो नेता सबसे पहले उस व्यवस्था में अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं ताकि उनको निकलने का पूरा मार्ग हो। ये ऐसा नहीं है कि ये नेताओं का हिसाब देने की बात की कोई नई बात मैं कर रहा हूं, शुरू से चली आ रही है जब से देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन नेताओं ने उसको बहुत किनारे कर रखा था। नेताओं ने इसमें थोड़े बहुत जो संशोधन किए उसमें भी ऐसा किया कि ताकि वो कहीं से फंसे ना।
आज बिल्कुल आप सही बात है कि आज कभी नेता नहीं चाहेंगे कि इस तरह को उनको अपना हिसाब देना पड़े और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। इसीलिए नैतिक पार्टी की जरूरत पड़ी है, और नैतिक पार्टी जब आएगी तो इस व्यवस्था को लागू करेगी। नैतिक पार्टी के लोग जो हैं वो अगर संसद में या विधानसभा पहुंचते हैं वो तो ऐसा करेंगे न भी कोई व्यवस्था होगी तब भी वो इस तरह की व्यवस्था वो पहले से ही कानून न भी बनाया गया हो तब भी वो स्वतः करेंगे। लेकिन अगर नैतिक पार्टी के लोग सत्ता में नहीं भी हैं या एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, फिर भी वो कोशिश करेंगे कि जनता को समझाएंगे कि इन नेताओं के हैसियत के बारे में वो अगर विवरण नहीं दे रहे हैं तो कम से कम नेताओं के जो आप जनता तो देखती रहती है नेताओं की हैसियत की बात की क्या है, कैसे गांव में देखती है, शहर में देखती है, किस तरह से नेताजी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, किस तरह से नेताजी की सारे सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो जनता से नैतिक पार्टी के लोग कहेंगे कि आप इन बातों को बताइए, हाईलाइट करिए। नैतिक पार्टी को भी जहां मौका मिलेगा ऐसे राजनीतिकों के जो जिस तरह से उनका संपत्ति में विस्तार हो रहा है उसको हाईलाइट करेगी। तो इसी तरह से नैतिक पार्टी इस कार्य को करके नेताओं की हैसियत को जनता के सामने लाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी किस तरह से नेताओं ने अपनी हैसियत को इस तरह से बढ़ा के किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, इस तरह अपनी पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, किस तरह से नेतागण अपने फायदे के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं उस पर उनको कोई नियंत्रण नहीं है, इस नाते उन्होंने उनको करने में ऐसी सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। यहीं पर नैतिक पार्टी की भूमिका शुरू होती है कि वो अपने सांसदों या अपने विधायकों को, अपने नेताओं को ये बात सिखाएगी कि उन्हें अपनी हैसियत का हिसाब देना है, क्योंकि वो जनता की ओर जवाबदेही उनकी बनती है। और इस बारे में एक पहल नैतिक पार्टी ने ये भी की थी, हम आपको ये बता दें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और मंत्रीगण से उनकी हैसियत का हिसाब मांगा था। राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया था। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मुख्यमंत्री ने और मंत्रीगण के दूसरे सदस्यों ने अपनी हैसियत का हिसाब नहीं दिया था। लेकिन नैतिक पार्टी ये पहल जरूर करेगी, इसी वादे के साथ, इसी विश्वास के साथ। आज के लिए लेंगे इजाजत, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि नेताओं की जनता की ओर जवाबदेही बनती है और उसको अपना हैसियत के हिसाब देने की जरूरत। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, नेताओं की जनता की ओर जवाबदेही बनती है कि वो अपनी हैसियत का हिसाब जनता को लगातार देते रहें, और इस दायित्व से नेता अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। और नैतिक पार्टी ने एक पहल की थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और मंत्रिगण के सदस्यों से उनकी हैसियत का हिसाब मांगा था। राज्यपाल को ज्ञापन भी मंत्रिमंडल के सदस्यों से, मंत्रीगण के नहीं, ठीक है, नैतिक पार्टी से। और इस दिशा में नैतिक पार्टी ने एक पहल भी की थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और मंत्रिमंडल के मंत्रियों से उनकी हैसियत का हिसाब भी मांगा था। राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन इस बारे में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों ने लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों ने लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि ना ही तो मुख्यमंत्री ने और ना ही तो मंत्रिमंडल के किसी और सदस्य ने इस जवाबदेही की जरूरत समझी और इससे बचने में ही भलाई समझी। लेकिन नैतिक पार्टी को अगर मौका मिलता है तो वो ये बदलाव जरूर लेकर आएगी, इसी वादे के साथ, इसी विश्वास के साथ। आज लेंगे आपसे इजाजत, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात हमारे अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जय जनता। नमस्कार, जनता बनाम नेता में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बातचीत हो रही है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। बातचीत हो रही है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि नेताओं के विशेष आचरण के अंतर्गत एक आचरण ये भी होना